हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल सुपर ट्रेडर लक्ष्य। और एक और वीडियो लेकर आया हूँ। यहाँ पे बात करूँगा मैं कि किस तरीके से मार्केट को ट्रेड कर सकते हैं। कल आज मंडे था, काफ़ी वॉलेटाइल मार्केट था इन ए सेंस कि मार्केट एक डायरेक्शन नहीं दे रहा था। पहले शुरुआत में हम नीचे की तरफ आए, फिर ऊपर की तरफ सडनली गए रिलायंस और कुछ आईटी स्टॉक्स के दम पे। तो ओवरऑल जो मार्केट था वो एक डिसाइसिव मूव नहीं दे पाया आज भी। और जो हमारा गैप अप हुआ था सुबह, थोड़ा सा छोटा मोटा गैप अप जो हुआ था, उसी के हिसाब से हम थोड़ा अगल बगल ही क्लोज हुए हैं। तो बहुत ज़्यादा मूवमेंट नहीं मिला है हमें। और फिर एक इनडिसाइसिव काइंड ऑफ कैंडल भी बना है, क्योंकि हम ना लो पे बंद हुए हैं ना हाई पे बंद हुए हैं। तो डोजी काइंड ऑफ कैंडल भी बना है। तो ये सभी चीज़ें बताती हैं कि मार्केट अभी भी इनडिसाइसिव है। अब यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो राइट नाउ जो सबसे बड़ा मूवर था वो था आपका रिलायंस। और रिलायंस ने मॉर्निंग में बिल्कुल शांत था और सडनली एक बड़ा कैंडल बनाया। अब ये कैंडल आप कई लोग बोलेंगे ब्रेकआउट है, तो इसके बारे में भी बात करूंगा। उसके अलावा आईटी स्टॉक्स में थोड़ा सा बाउंस दिखा। जो आईटी सेक्टर है वो काफ़ी अभी हाई से थोड़ा गिरा हुआ था, काफ़ी दिन से गिर रहा था, लेकिन फिर भी आईटी इतना भी नहीं फॉल दिया है कि बहुत बड़ा एक अपसाइड आ पाए। मैंने हमेशा कहा है कि एक बड़े राइज के लिए एक बड़ा फॉल ज़रूरी होता है। जैसे हमने जो नया हाई बनाया है उसके पहले हम नीचे गए और नीचे जाके हमने 14,200 भी टेस्ट किया, 170 भी टेस्ट किया, 150 भी टेस्ट किया। तो वो सभी लेवल टेस्ट किए, उसके बाद हमें वो मोमेंटम मिल पाया। और वो मोमेंटम जो हमें मिला हुआ है वो भी अभी आप देख रहे हैं कि थका हुआ दिख रहा है। राइट नाउ हम 15,800 के आसपास फिर से थक रहे हैं। 200-300 पॉइंट यहाँ से अपसाइड और है। बहुत सारे लोग के टारगेट्स हैं, मेरे भी एक टारगेट है कि 16,200 एक अल्टीमेट टारगेट हो सकता है अगर ये मोमेंटम कंटिन्यू हुआ। लेकिन वो टारगेट है, मतलब ऐसा नहीं कि वहाँ जाना ही जाना है, वहाँ जा सकता है, लेकिन उससे पहले कहीं भी मुड़ेगा तो इट विल नॉट बी ए स्मॉल करेक्शन। क्योंकि 14,300-400 से ये पूरी रैली हुई है। अगर आप इसको देखेंगे तो करीब करीब आपको 1600 पॉइंट की रैली है। और 1600 पॉइंट की रैली में 500-600 पॉइंट का करेक्शन किसी भी समय आ सकता है, किसी भी समय। रीज़न भी नहीं होगा। आप बोलोगे कि क्या कोई रीज़न होगा? रीज़न नहीं चाहिए उसके लिए सिर्फ अनवाइंडिंग चाहिए। जो लोग लॉन्ग एक्सपेक्टेशन है जिनकी, वो लोग सडनली सोचे कि नहीं यार अब नहीं जा पाएगा, आई थिंक बड़े प्लेयर्स हैं वो अपना प्रॉफिट बुक कर सकते हैं। तो ये चीज़ एक रिस्क बना रहता है हमेशा जब हम हाई की तरफ जाते हैं। तो उसके लिए आपको रेडी रखना पड़ेगा। मैं हमेशा कहता हूँ, जो हमारा एनालिसिस ग्रुप है उसमें भी मैं कहता हूँ कि अगर आप लॉन्ग की एक्सपेक्टेशन रखे हो तो आपका जो स्टॉप लॉस है वो स्ट्रिक्ट होना चाहिए, बिल्कुल स्ट्रिक्ट होना चाहिए। मतलब उसमें कोई निगोशिएशन आपको नहीं करना है, क्योंकि कैंडल बड़े बड़े बनते हैं। अब यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो बजाज फाइनेंस आज गिरा है। कब बहुत सारे लोग ज्ञान दे रहे थे कि बजाज फाइनेंस क्यों गिरेगा। आज पता चल गया होगा, लपेटे गए होंगे बहुत सारे लोग। और कुछ लोग कमेंट मार रहे थे तुम शॉर्ट करे हो। किसी महागुरु 15 रुपये ऑप्शन सेल करने वाले महागुरु ने बोल दिया था अगर आप शॉर्ट हो तो शॉर्ट करके दिखाओ। तो मैं कहता हूँ अगर आप लॉन्ग हो तो 6,000 पे बजाज फाइनेंस खरीद के दिखाओ। सेम चीज़ है ना, 6,000 पे बजाज फाइनेंस खरीद के दिखाओ, 440 पे एसबीआई खरीद के दिखाओ। ये दोनों स्टॉक को मैंने आई थिंक 2-3 दिन के अंदर ही मैंने शॉर्ट बोला था। आप देख सकते हैं बजाज फाइनेंस 5% गिरा था और एसबीआई भी हाई से गिर रहा है, अभी और गिरेगा। एसबीआई में मैं एनालिसिस वाली बात करता हूँ, मैं हवाई बात नहीं करता हूँ कि भाई लिक्विडिटी के दम पे बुलिश होना कोई भी कर सकता है। इतनी लिक्विडिटी आई है, किसी को नहीं पता था ना, किसी को अंदाजा था। वो सब मजे कर रहे हैं क्योंकि हो गया, बस हो गया। लिक्विडिटी आई, एवरीबडी स्टार्टेड पुशिंग सो मच ऑफ लिक्विडिटी, सेंट्रल बैंक, मार्केट उठता गया। तो जो बुलिश रहते हैं उनको सच होने में कुछ लगा नहीं, राइट। लेकिन टेक्निकली अगर आप बात करो ना, टेक्निकली बीच बीच में डिप आए, लेकिन उस डिप को कोई प्रेडिक्ट नहीं कर पाया, राइट। सो दिस इज इंपॉर्टेंट पॉइंट। बट किस पॉइंट से पूरे की पूरी रैली अनवाइंड होगी ये भी किसी को नहीं पता है। ये सिर्फ जा रहा है, हाँ चेस करेंगे, टीवी में भी यही चलेगा। तो आपको डिसीजन लेना है। बजाज फाइनेंस में आज फंसे हो, बजाज फिनसर्व में फंसोगे, एचडीएफसी में फंसोगे, आप एसबीआई में फंसोगे, लेकिन आपको डिसीजन लेना है। ये ना सोच के कि अरे नहीं ये तो जाता ही जाएगा। मेरे को जो मैसेजेस अभी मिल रहे हैं ना वो बड़े थके हुए लोगों के मिल रहे हैं। ये अगर अब नहीं गिरा तो क्या ये कभी नहीं गिरेगा? अरे यही तो है, जब आप सोचना बंद कर दोगे कि गिरेगा उसी दिन गिर जाएगा। और यही पॉइंट है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं बजाज फाइनेंस आज, फिनसर्व भी गिरा, फाइनेंस भी गिरा, एसबीआई भी आज हाई से ऑलमोस्ट हमने 438, 439 पे हमने शॉर्ट किया था इसको। अभी ऑलरेडी आप देख सकते हैं 10 रुपये डाउन है वहाँ से। 442 के आसपास भी था, मतलब सेलिंग एरिया था 438 से 442। तो उस एरिया से ऑलमोस्ट 10 रुपीज़ हमें ऑलरेडी दे चुका है। और बजाज फाइनेंस तो आपको पता ही है अच्छा खासा गिरा है, 4.5%, 5%। तो करेंटली मार्केट को आप किस नज़रिए से देखते हो उससे आपको पैसा बनेगा। तो हम ये नहीं कह रहे कि आप लॉन्ग मत करो, शॉर्ट मत करो, आपको जो करना है करो। स्टॉप लॉस लगा के लॉन्ग करो, और शॉर्ट करते हो तो ऊपर की तरफ भी स्टॉप लॉस लगाना पड़ेगा, क्योंकि मार्केट क्या है, ब्लफ करके हाई बनाता है। जैसे आज भी रिलायंस के दम पे इन्होंने कूदने की काफ़ी कोशिश की, लेकिन मोमेंटम नहीं था। आप रिलायंस में देखेंगे मोमेंटम नहीं है, वो बस जा रहा है। आप आरएसआई देख सकते हैं, स्ट्रेंथ है ही नहीं, तो किधर से जा रहा है? बस लिक्विडिटी डालो, उठाओ, समहाउ मैनेज करो। क्योंकि अगर इंपॉर्टेंट लेवल्स टूटे तो पूरे मार्केट में जितने ज्ञानी लोग हैं जिन्होंने लेवल्स टूटने पे ब्रेकडाउन सीखा हुआ है वो सभी शॉर्ट करेंगे।
तो लेवल्स बचाने की होड़ है और उस होड़ में आप देख रहे हैं ये सब चल रहा है। अब हम यहाँ पे देखेंगे अगली चीज़ जो है कि ग्लोबल मार्केट में क्या चल रहा है। तो ग्लोबल मार्केट करंटली 117 पॉइंट्स है, बहुत ज़्यादा नहीं है। डाउ जोन्स डाउन है और नैस्डैक और S&P ऑलमोस्ट फ्लैट है। और आप यहाँ पे देख लेंगे नैस्डैक का, तो नैस्डैक बहुत ज़्यादा नहीं गिरा है, तो ऑलमोस्ट आप देख सकते हैं 2 हाई बना चुका था, तीसरा ये हाई नहीं बना पा रहा है, बहुत कोशिश कर रहा है, यहाँ पे इंगल्फ भी किया है, लेकिन आप देख सकते हैं कि ये 2-3 दिन 4 दिन पुराने जो हाईस थे उन्हीं हाई पे फिर से रुक रहा है। तो अगर यहाँ से ये क्रॉस नहीं कर पाया हाई, तो ये पूरा का पूरा जो सेटअप है ये फिर से एक ब्लफ काइंड ऑफ कहलाएगा और यहाँ से फिर से हम नीचे की तरफ बढ़ सकते हैं। और अगर हम इस हाई को तोड़ दें 13,780, नैस्डैक यहाँ से बहुत बड़ी रैली मारता है, तो फिर ये जो नया हाई की तरफ हम एक कोशिश करेंगे। और अगर आप इस ट्रेंड लाइन को जोड़ते हैं तो आपको ये नए हाई की लाइंस आसपास यहाँ पे मिल जाएगी 14,200 के आसपास। डाउ जोन्स की बात करें तो डाउ जोन्स में आप देख सकते हैं हमने दोबारा से उस हाई को टच किया और वहाँ से फिर से हमने एक रेड कैंडल बनाया है। इस हाई पे हमने लास्ट टाइम भी बहुत बड़ा फॉल देखा था, तो इस एरिया पे सभी कॉशियस हो जाएंगे, क्योंकि वहाँ पे भी बहुत सारे लोग बोल रहे हैं कि जो बॉन्ड बाइंग चल रही थी वो बॉन्ड बाइंग ऑलरेडी जो फेड है उसने स्टार्ट कर दी है, वापस लेना टेपरिंग स्टार्ट कर दी है। तो सबसे पहले उन्होंने कॉर्पोरेट बॉन्ड से स्टार्ट किया है। तो बहुत सारे लोग बोल रहे हैं कि अभी नॉर्मल बॉन्ड्स नहीं कर रहे हैं, लेकिन कॉर्पोरेट बॉन्ड्स भी क्यों कर रहे हैं। तो अल्टीमेटली कॉर्पोरेट बॉन्ड से स्टार्टिंग थी कि बाइंग करेंगे और लिक्विडिटी इन्फ्यूज़ करेंगे, ये सब चीज़ें चल रही थी यूएस में। तो ये एक रिस्क है, नज़र रखिए, क्योंकि फेड जो है ना वो किसी का भरोसा नहीं। देखिए फेड ने पैसा डाला, फेड को पैसा निकालना पड़ेगा, ये होता ही है। जो बैलेंस शीट इतनी उनकी बड़ी हो गई है उसको वापस उन्होंने अनवाइंड करना पड़ेगा। अब ये जब करेगा, अगर वो आपको बता देगा कि हम करने वाले हैं तो मार्केट गिर जाएगा, राइट। तो उनको कुछ इशारा और ट्रिक्स एंड ट्रेड्स यूज करने पड़ते हैं। टेपर टेंट्रम लास्ट टाइम हुआ था क्योंकि अनवाइंडिंग करनी पड़ी थी, तो बहुत बड़ा फॉल आ गया था, करीब करीब 16 to 17% का फॉल आया था, 17% बोल रहा हूँ, ठीक है। और वो भी वर्ल्ड वाइड मार्केट में हुआ था, यूरोप में हुआ था, हर जगह हुआ था, इंडियन मार्केट में भी हुआ था 20% का फॉल। तो वो जब बता देंगे तो सब सेल करने लगेंगे ना। और आपको एक और चीज़ बताता हूँ, फेड इज ए प्राइवेट एंटिटी, फेड को भी प्रॉफिट बना के अपनी गवर्नमेंट को देना पड़ता है। जैसे हमारे RBI ने अभी रिसेंटली गवर्नमेंट को पैसा ट्रांसफर किया है, तो वो भी एक प्लेयर है, हम भी प्लेयर हैं, वो भी प्लेयर है, लेकिन उस प्लेयर की कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज भी हैं, लेकिन वो है प्लेयर। तो ये चीज़ें आपको हमेशा ध्यान देना पड़ेगा। अब यहाँ पे डाउ जोन्स में सेम चीज़ है, डबल हाई यहाँ पे डबल टॉप बना रहा है। अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे निफ्टी की, लेकिन उससे पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, अपना सपोर्ट बनाए रखिए, इसी तरह से वीडियो में लाता रहूँगा। मैंने ये लोन रिकवरी इश्यूज़ पे वीडियो बनाया था, आपने देखा होगा, अगर ध्यान से देखा होगा तो शायद आप कुछ स्टॉक्स में बचे होंगे और नहीं बचे होंगे। तो मोस्ट प्रॉब्ली कल एक्सपेक्टेशन ये है कि कल, मुझे लगता है कि कल मॉर्निंग में डाउन डे होना चाहिए, उसके बाद क्या होगा हमें नहीं पता, लेकिन मॉर्निंग में हो सकता है कि थोड़ा हम नीचे की तरफ स्लाइड करें। तो ये रीज़न उसका बैंक होगा, बैंक्स डेफिनेटली वीकनेस दिखाना चाहिए, क्योंकि फंडामेंटल रीज़न है और बहुत सारे लोग डाउ थ्योरी को तोड़ मरोड़ के अपने तरीके से पता नहीं कौन सी किताब पढ़ के आए हैं। लेकिन जैसे बोलते हैं कि भाई अगर एक बड़ा इंडेक्स हाई बनाता है तो दूसरे इंडेक्स को भी हाई बनाना है, ऐसा नहीं होता है। अगर किसी मेन जो आपके देश का मेन इंडेक्स है उसका जो मेन कंपोनेंट है अगर वो हाई बनाता है तो जो मेन इंडेक्स है वो भी हाई बनाएगा। अगर वो मेन इंडेक्स जैसे बैंक निफ्टी हमारे यहाँ है, अगर वो नहीं बना पा रहा है हाई, तो बड़ा वाला इंडेक्स भी कुछ प्रॉब्लम क्रिएट करेगा, मतलब उसमें भी कुछ प्रॉब्लम होगी। उसका रीजन सिंपल है कि डाइवर्जेंस है। आपका वन ऑफ द लीडिंग इंडेक्स मेन इंडेक्स से सिंक नहीं हो रहा है, वो हाई पे हाई बना रहा है, ये हाई पे हाई नहीं बना रहा है, ये होता है, ठीक है। तो बहुत सारे लोग बहुत तरीके से पता नहीं कौन सी किताब पढ़ते हैं या फिर चुटकुले उटकुले वाली किताब में पढ़ लेते होंगे डाउ थ्योरी, हो सकता है, लेकिन मतलब आपको समझना पड़ेगा। वहाँ पे डाउ जो ट्रांसपोर्ट है, तो ट्रांसपोर्ट सेक्टर ये कहा जाता है कि जो लॉजिस्टिक्स है, जब भी बिजनेस सुधरेगा तो सबसे पहले चीज़ें मूवमेंट चालू होगा। तो डाउ ट्रांसपोर्ट की जो कंपनीज हैं, UPL है और बहुत सारी कंपनीज है, फेडेक्स है, उनका बिजनेस सुधरेगा और उनका बिजनेस और उनके स्टॉक्स की परफॉर्मेंस वीकली मंथली जो भी वो लोग ट्रैक करते हैं, कुछ नंबर्स देते हैं, वो सुधरता हुआ दिखेगा और वो सुधरेगा, वो स्टॉक्स भागेंगे तो आपका डाउ जोन्स भी भागेगा। और ये एक थ्योरी बनाई गई थी, तो ये है ओवरऑल सिस्टम। बहुत सारे लोग ये सब पढ़े नहीं होंगे ना, तो मैंने सोचा इसलिए बता देना चाहिए कि है क्या। और अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे कि निफ्टी का क्या है। तो सबसे पहले यहाँ पे रिट्रेसमेंट अचानक से मुझे लगा कि यार लोग तो ध्यान नहीं दे रहे हैं, अभी सब मगन है कि चले चलो, तो मैंने कहा एक बार बता देना चाहिए। 1.61 ये एक्सटेंशन में चल रहा है करंटली, जो आपकी पूरी की पूरी यहाँ पे आप देख सकते हैं फॉल आया था। अब अगर आप एक्सटेंशन यहाँ पे पढ़ा है आपने, तो ये हम करीब 161.8% एक्सटेंशन पे चल रहे हैं 15,300-400 के आसपास, और उसको हमने क्रॉस किया है। तो नॉर्मली 161.8% का जो एक्सटेंशन होता है ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है, उसके हम ऊपर है। लेकिन ये एक्सटेंशन जो है वो आपको एक रेजिस्टेंस की तरह काम करता है। जब भी कोई स्टॉक ऊपर जाता है बहुत स्ट्रांग होता है, और उसके बाद 200 भी एक बहुत इंपॉर्टेंट राउंड फिगर में बहुत इंपॉर्टेंट लेवल होता है। अब मैं आपको ये बताऊंगा कि 200 कहाँ पे टच किया है।
तो निफ्टी में ये मैंने आपको एक्सटेंशन की बात की थी, लेकिन मैं स्टार्ट करूंगा मिड कैप से, फिर हम आएंगे अपना नॉर्मल निफ्टी वाला। तो मिड कैप इंडेक्स में आप देख सकते हैं 200% आप एक्सटेंशन देख सकते हैं, 2 गुना का 25,900 पे ऑलरेडी क्रॉस कर चुका है और अभी हम करंटली हैं 26,900 पे। तो 2 गुना होने के बाद, नीचे से बॉटम से 2 गुना होने के बाद इतनी तेजी से जो अभी लास्ट में 2-3 दिन रैली आई है ऑलमोस्ट 1000 पॉइंट की, ये बहुत स्ट्रेंज है, ये मेल्टअप है, डेफिनेटली मेल्टअप है। मतलब आपने, मैं नहीं कह रहा, देखो यहाँ पे भी बहुत तेजी से ऊपर गए थे, उसके बाद जो रिट्रेसमेंट था आप देख सकते हो यहाँ पे 21,000 से लेके रिट्रेसमेंट आया था 19,300, तो ऑलमोस्ट 1700 पॉइंट का 8 to 9% का रिट्रेसमेंट आया था। एक बहुत हाई प्रोबेबिलिटी है कि हम 24,600 की तरफ रिट्रेस करें, बहुत हाई प्रोबेबिलिटी है। उसमें टाइम कितना लग सकता है, मे बी हफ्ते या 2 हफ्ते पूरे फॉल में वापस आने में और इस सपोर्ट को टेस्ट करने में। तो जस्ट बी कॉशियस इन केस अगर आप बहुत ज़्यादा एम्बिशियस और ऑप्टिमिस्टिक हैं इस इंडेक्स के बारे में, तो जस्ट आपको ये कॉशन है। प्योरली टेक्निकल है, मैं अपना सेंटिमेंट नहीं लगाता हूं चार्ट में। अगर चार्ट बोल रहा है, और चार्ट बहुत बार बोलता है, लेकिन मार्केट को आप जानते हैं, रिलायंस को घुमा के, किसी न किसी स्टॉक को घुमा के चेंज किया जा सकता है। और अपने यहाँ मैं आपको एक और चीज़ बता दूं कि सेबी के रूल, मतलब मैं आपको सिर्फ एक थ्योरी देता हूँ, हो सकता है ये ऐसे हाइपोथेटिकल हो। सेबी ने रूल बनाया, ऑप्शन सेलिंग मुश्किल कर दिया आपके लिए, आप ऑप्शन बाइंग कर रहे हो और ऑप्शन बाइंग सडनली कहते हैं प्रॉफिटेबल, बिल्कुल मतलब अट्रैक्टिव नहीं रही। और एट द सेम टाइम म्यूचुअल फंड्स और बड़े बड़े प्लेयर्स जम के ऑप्शन सेलिंग कर रहे हैं, ऑप्शन का वॉल्यूम बढ़ रहा है, फ्यूचर का वॉल्यूम कम हो रहा है। क्यों? क्योंकि फ्यूचर में सेफ्टी थी, लोग नहीं कर पा रहे, महंगा पड़ रहा है, आगे सब ऑप्शन में। और ऑप्शन में क्या खेल चल रहा है आपको पता है, स्ट्रैडल सेल करो, स्ट्रैंगल सेल करो, बैठो आराम से, कुछ नहीं करने की जरूरत है, लेकिन सेल करने के लिए पैसे चाहिए ना। और सबसे बड़ी चीज़ है कि जब आपके पास पैसे ज़्यादा लगेंगे तो आपका ROI कम हो जाएगा। अब ROI में 2%, 3% ये सब ठीक है, जस्टिफाई लोग करेंगे कि बहुत होता है, ये होता है, वो होता है। सिंपल सी बात है कि हर आदमी 2 लाख लेके नहीं बैठा हुआ है, 4 लाख लेके नहीं बैठा हुआ है। मार्केट में लोग आते हैं 50,000 से, लेकिन उन लोगों को भी हमने ऑप्शन सेलिंग की तरफ मोड़ना शुरू कर दिया था पिछले 6-8 महीने में, और बहुत सक्सेसफुली हम लोग कंसिस्टेंट प्रॉफिट बना रहे थे। तो ये पॉइंट भी है कि रेगुलेटर बोल रहा है ऑप्शन बाइंग की तरफ, सब अपने आप ऑटोमेटिक, ये बोलने वाली बात नहीं, ऑटोमेटिकली उधर जाएंगे। और जो फंड्स हैं, जो बड़े फंड्स हैं, वो मार्केट को बहुत सक्सेसफुली मैनेज कर पा रहे हैं, जिसके कारण आपका प्रीमियम मोस्ट प्रॉब्ली मूव ही नहीं होगा। तो इन दोनों का कोलैबोरेटिव एफर्ट हो सकता है, व्हाई नॉट। आई मीन, इस देश में क्या क्या नहीं हुआ, इस देश में सत्यम हुआ, इस देश में एक से एक चीजें हुई है, फ्रैंकलिन टेम्पल्टन हुआ है, IL&FS हुआ है, इसी देश में हुआ है, राइट। तो आप कैसे कह सकते हो नहीं हुआ? इसी देश में DHFL हुआ है, ठीक है। DHFL वॉज 1 लाख करोड़, कितनी 40-50 हज़ार 80 हज़ार करोड़ की कंपनी थी, किधर है? शाहरुख खान ऐड करता था, किधर है? तो ये मैं आपको कहने की सिर्फ एक आपको चीज देने की कोशिश कर रहा हूं कि दिस कैन नॉट बी समथिंग विच इज फॉर द सेफ्टी ऑफ पीपल। बुलशिट, आई मीन देयर इज नो सेफ्टी, यू जस्ट लुक, गो एंड चेक द प्रीमियम्स इन लास्ट 1 वीक। और ये सब चीजें 25% से जब 50% हुआ ना मार्जिन, उसके बाद से बहुत तेजी से बढ़ गई, बहुत तेजी से बढ़ गई। मतलब आप कह सकते हो कि मतलब टोटली शिट हो गया है आपका ऑप्शन बाइंग। मतलब देयर इज नो हार्डली एनी रिवॉर्ड, देयर इज हार्डली एनी रिवॉर्ड। आप हफ्ते में 1 दिन कमा लोगे, 2 दिन कमा लोगे। तो इंडेक्स में ऑप्शन बाइंग हैज टोटली बिकम इरेलेवेंट एंड नॉन प्रॉफिटेबल, और कह सकते हो नॉन अट्रैक्टिव राइट नाउ। और ये एक बहुत बड़ा रीजन है, दैट इज द रीजन पीपल शुड रेज देयर वॉइस। अदरवाइज ठीक है, आप चुप हो, आपको मजा आ रहा है तो अपने पैसे कमाते रहो, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये पॉइंट मैं बताना चाहता था। अब हम बैंक निफ्टी पे आते हैं। तो बैंक निफ्टी राइट नाउ आप देख सकते हैं यहाँ पे, इसकी बात मैं कर रहा था कि आपको देख सकते हैं यहाँ पे RSI रिलेटिव स्ट्रेंथ इज मच लोअर, बट द प्राइजेस आर ऑल्सो लोअर, सो दैट इज फाइन। बट आई एम सेइंग कि यहाँ पे स्ट्रेंथ क्यों नहीं आ पा रही है, ठीक है। यहाँ पे स्ट्रेंथ आप देख रहे हैं क्यों नहीं आ पा रही है, क्योंकि सिंपल सी चीज़ है कि दिस शुड बी द डाइवर्जिंग थिंग, जो मैं बात कर रहा था कि मेन इंडेक्स डाइवर्ज कर रहा है आपके जो पूरे कंट्री का इंडेक्स है निफ्टी से, आपका उसका मेन कंपोनेंट डाइवर्ज कर रहा है। और बैंक निफ्टी की अगर हम बात करें डिटेल में, तो आवरली में देखते हैं। तो करंटली आप देख सकते हैं यहाँ पे कि हम बार बार इसको कोशिश कर रहे हैं ऊपर जाने की, लेकिन हम नहीं जा पा रहे हैं। और आज एक बहुत इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट हुआ है, आपको ये चार्ट्स में दिखेगा। देखिए, आप कहेंगे कि बैंक निफ्टी ने नहीं फॉल दिया, बिल्कुल नहीं दिया, बिल्कुल सही बात है। लेकिन आप एक चीज़ देखो कि जो सपोर्ट लाइन ये फॉलो कर रहा था यहाँ पे, उस सपोर्ट लाइन के नीचे आके अब हम नीचे से उसको टेस्ट कर रहे हैं। मतलब
सपोर्ट टूट चुका है। अब सपोर्ट टूटने के बाद भी एक बार हम नीचे से आके उसको टेस्ट करते हैं। मतलब अगर हम अब 35,600 को क्रॉस नहीं कर पाए तो मार्केट हैज़ ऑलरेडी गिवन कंफर्मेशन इन बैंक निफ्टी कि भाई दिक्कत है। दूसरी चीज़ है रिलेटिव स्ट्रेंथ कंटिन्यूसली डाउन जा रही है। ये दिखाता है कि मार्केट बिल्कुल तैयार है, बिल्कुल तैयार है। अगला जो डाउनवर्ड प्रेशर देने के लिए किधर तरफ देगा, कितना फॉल आएगा हमें नहीं पता, लेकिन आपको सही डायरेक्शन में रहना है तो कॉल सेल करिए, बस इतना कहूँगा। बाकी आपकी मर्जी है, आपका पैसा है। बाकी 16, 18, 20 तो आता रहेगा। दूसरी चीज़ है आपका निफ्टी के लिए। तो निफ्टी के लिए भी आपको सेम चीज़ बोलूँगा। ये जो स्ट्रेट बिल्कुल सीधी ट्रेंड लाइन है, इसी पे अभी हम टिके हुए थे, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि इसमें हम बहुत इस टाइप की जब भी ट्रेंड लाइन होती है, एसबीआई में मैंने आपको बताया था, एसबीआई में मैं आपको स्टॉक भी दिखाऊंगा, सेम चीज़ हुई थी। उसके बाद हम नीचे की तरफ झुके और नीचे की तरफ झुकने के बाद एक अच्छा हमको करेक्शन भी मिला। तो करंटली आप देख सकते हैं रिलेटिव स्ट्रेंथ प्योरली क्लियर डाइवर्जेंस है, तगड़ा वाला डाइवर्जेंस है। और आवरली टाइम फ्रेम में डाइवर्जेंस है, 5 मिनट 10 मिनट में नहीं है, ठीक है। तो आवरली में अगर डाइवर्जेंस है तो थोड़ा सा आप सीरियसली लो, क्योंकि आवरली का जो करेक्शन होगा डाइवर्जेंस के बाद वो भी छोटा मोटा नहीं होगा, कम से कम होगा 200 से 300 पॉइंट। तो 200 to 300 पॉइंट कहीं भी नहीं गया है। एनी टाइम इट कैन स्टार्ट एंड दैट्स व्हाट आई फील। एंड आई फील दैट द फर्स्ट सपोर्ट शुड बी 15,450 और 450 अगर ब्रेक हो जाता है देन वी हैव ए वेरी स्ट्रॉन्ग गुड सपोर्ट एट 15,200, जो मैंने आपको पहले भी कहा था। देखिए सिंपल सी चीज़ है, थोड़ा और ऊपर आप खींच सकते हो, रिलायंस लगा दो, ये लगा दो, म्यूचुअल फंड है, अनलिमिटेड पैसा, आप ही के पैसे से आप ही को चूना लगाने में कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन दैट्स अ गेम, राइट, दैट्स अ गेम। इफ़ यू आर नॉट एक्साइटेड अबाउट ऑप्शन बाइंग देन हाउ ऑप्शन सेलर्स विल मेक मनी, सिंपल। तो आपको एक्साइटेड करना तो बनता है, राइट। तो वही चीज़ है। तो यहाँ पे करंटली कॉशियस रहिए, क्योंकि ये आपको क्लियरली डाइवर्जेंस दिखा रहा है। बाकी चेजिंग तो टीवी के बेस पे आप कर ही सकते हैं। एशियन पेंट्स अगला स्टॉक है। यहाँ पे आप देख सकते हैं बार बार कोशिश कर रहा है। यहाँ पे भी क्लियर, बिल्कुल भी क्लियर डायरेक्शन नहीं है। आप देख रहे हैं बार बार ऊपर भी इसने बहुत शार्पली यहाँ पे अपसाइड दिया, जबकि ऑयल प्राइस हाई था। तो ये बहुत स्ट्रेंज चीज़ चल रही है अपने मार्केट में। ये फंडामेंटल कुछ साइड करके मार्केट कई बार अजीब बिहेवियर करता है जस्ट फॉर द सेक ऑफ हिटिंग योर स्टॉप लॉस। तो आपको थोड़ा सा यहाँ सतर्क रहना है। मैं आपको सिर्फ एक ही लेवल बताऊंगा, 28,050, 55 के नीचे आने पे शॉर्ट करिएगा ज़रूर, क्योंकि आपको एक अच्छा डिप मिलेगा करीब 2760 100 रुपीज़ का। अभी यहाँ पे कुछ मत करिए, कोई मतलब नहीं है। जो स्टॉक में बता रहा था आपको, बैंक में एसबीआई में सेम चीज़ थी, एकदम स्टीप तरीके से आप देखें यहाँ पे गया है। उसके बाद अगर आप एक और ट्रेंड लाइन ड्रॉ करना चाहेंगे तो आप यहाँ पे कर सकते हैं। यहाँ पे आपको एक ट्रेंड लाइन यहाँ पे ड्रॉ हो सकती है पॉसिबली इस एरिया पे, और इसको ब्रेक करने के बाद हम नीचे की तरफ आए हैं। तो हो सकता है एक टेस्ट करें, लेकिन यहाँ पे एक टेस्ट हुआ था छोटा सा, आप बाउंस देखेंगे, लेकिन उसके बाद भी हम नीचे की तरफ आ रहे हैं। तो मेरी हाई प्रोबेबिलिटी ये कहती है कि एटलीस्ट इस एरिया में 400 के एरिया में तो इसको आना चाहिए। इस एरिया पे जहाँ पे ये बड़े कैंडल के साथ हमने यहाँ पे थोड़ी देर कंजेशन देखा था, तो 410 तक एक फॉल मोस्ट प्रोबेबली एसबीआई में आना चाहिए। आप यहाँ पे बैंकिंग में देखेंगे, हमने एक्सिस बैंक को कहा था कि थोड़ा पॉजिटिव स्ट्रक्चर अभी भी है इसका। तो फिलहाल जब तक इस लाइन के नीचे नहीं आता है, आप ड्रॉ करके रखिए। करंटली 740 लेवल है, 740 के नीचे जब तक नहीं आएगा ये बुलिश ही है, और हर डिप यहाँ से बाउंस होगा। लेकिन 740 अगर सडनली ब्रेक हो जाए तो फिर आपको एक बड़ा डिप दे सकता है इस एरिया तक, 710 और 715 के आसपास। अगला स्टॉक है आपका HDFC बैंक। इसकी बात हमने की थी। तो HDFC बैंक देखिए इस लाइन को जब तक पार नहीं करेगा बुलिश नहीं होगा। इस लाइन के ऊपर मतलब आपके रिसेंट हाई 1525 है, इसको जब तक ब्रेक नहीं करेगा आप इसको बाय मत करिए। ब्रेक हो जाए तो आप इसको आराम से बाय करिए। और लोअर साइड में अब आपका जो इंपॉर्टेंट एरिया है 1485 है। किसी भी केस में 1485 ब्रेक होता है तो फिर आपको शॉर्ट करना बनता है, क्योंकि SBI स्ट्रेंथ नहीं दिखा रहा है और ये ऑलरेडी काफ़ी स्ट्रांग था और काफ़ी ऊपर चल रहा है। अगला जो स्टॉक है वो है आपका टाटा मोटर्स। तो टाटा मोटर्स आप देख सकते हैं रीसेंट जो हाई बनाया था इसने लास्ट में, उसके आसपास हम पहुंच चुके हैं। 350 352 तक हमने आज का हाई ऑलमोस्ट 351 बनाया है। इसमें लॉन्ग थे और आज तो काफ़ी अच्छा इसने मूव दिया। मॉर्निंग में 340 पे खुला था, उसके बाद इसने काफ़ी अच्छा मूव दिया। तो जिसको जितना वेट करना है पेशेंटली उतना वो वेट कर सकता है। लेकिन ओवरऑल अब फिर से हम हाई पे आ गए हैं, तो थोड़ा सा यहाँ पे आप कॉशन बरतिए। आप देख सकते हैं फिर से एक डिप आ सकता है। डिप आपका 335 तक, तो 335 के पहले बाइंग एरिया अच्छा नहीं है। तो 335 पे अगर कोई करेक्शन में मिले तो फिर आप बाय कर सकते हैं अगले अपसाइड के लिए। तो ये ओवरऑल कुछ स्टॉक्स थे जिनके बारे में मैं बात करना चाहता था। मिड कैप निफ्टी, बैंक निफ्टी के बारे में मैंने आपको बता दिया है। एक स्टॉक है HDFC जो पलटी मार दिया है फिर से, और मुझे ऐसा लगता है कि ये पलटी अभी भी बुलिश ट्रेंड का पार्ट है। तो इसके लिए एक आपको लाइन में खींच के दे देता हूँ।
जिसको आप फॉलो करिए। आपका जो सपोर्ट है, इमीडिएट सपोर्ट है 2573 पे है। तो हम 33 पॉइंट गिरे हैं, लेकिन अगर हम 73 के नीचे नहीं जाते हैं तो एवरीथिंग इज गुड टिल द टाइम वी आर अबव इट। अगर उसके नीचे आने लगते हैं तो फिर आपको एक फॉल दिखेगा 2466 तक का, तब आप उसके लिए ट्रेड कर सकते हैं। तो ये सभी मेरे स्टॉक्स थे, इंडेक्स के बारे में ये मेरी राय थी। तो आई होप ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक इस वीडियो को पहुंचाइए। थैंक यू वेरी मच।